नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष्णा और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सीटेट के सीडीपी में थर्ड चैप्टर जिसका नाम है आनुवंशिकता एवं वातावरण। क्या नाम है? आनुवंशिकता एवं वातावरण। इसके ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लोगों को शेयर करें, लाइक कमेंट करना ना भूलिएगा, ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो हमको मोटिवेशन मिले और हम और नया नया वीडियो लाने का प्रयास करें और अपने अंदाज में समझाने का कोशिश करें। तो बने रहिए इन तक और स्किप नहीं कीजिएगा वीडियो को। आनुवंशिकता एवं वातावरण, थर्ड चैप्टर का क्या नाम है? आनुवंशिकता एवं वातावरण। सबसे पहले बात कर ले आनुवंशिकता के बारे में। आनुवंशिकता किसे कहते हैं? आनुवंशिकता का अर्थ होता है बच्चों में पीढ़ी दर पीढ़ी अपने पूर्वजों का गुण आ जाना। क्या? बच्चों में पीढ़ी दर पीढ़ी पूर्वजों का गुण आ जाना, जैसे आंखों का रंग, उसके बाद बाल, उसके बाद कलर, ये हाथ, शारीरिक गठन, ये सब जो है पीढ़ी दर पीढ़ी बच्चों में आ जाना, इसी को क्या कहते हैं? तो आनुवंशिकता कहते हैं। मतलब अपने पूर्वजों का, दादा का, पिता का, माता का, किसी का भी गुण आ जाए बच्चे के अंदर तो क्या कहलाता है? आनुवंशिकता कहलाता है। जैसे परिभाषा के माध्यम से बताया हूँ, बच्चों में पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतर मतलब लगातार संचालित, मतलब एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में ट्रांसफर जो होता है, तो ये जो है निरंतर चलता रहता है। तो निरंतर संचालित होने वाले बौद्धिक मतलब क्या? बुद्धि। बौद्धिक मतलब क्या? बुद्धि। उसके बाद जो है शारीरिक मतलब शरीर का अंग, आँख का, जैसे पहले भी बोला कि आँख का रंग भी हो सकता है, उसके बाद जो है शरीर का रंग भी हो सकता है। उसके बाद मानसिक मतलब संवेगा अति। मानसिक मतलब क्या? मानसिक मतलब जो है संज्ञानात्मक विकास, सोचने का, थिंकिंग, मतलब सोचने का। जैसे पिताजी का सोचने का जो है तरीका था, उसी हिसाब से बच्चा भी सोच रहा है। उसके अंदर भी दादा वाला गुण आ गया, वो भी सोच सकता है, मतलब नया नया तरीका से, दादा के तरह, पिताजी के तरह वो भी क्या करता सकता है? सोच सकता है। तो वो भी जो है ट्रांसफर हो जाता है किसमें? तो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ये मानसिक गुण भी ट्रांसफर होता रहता है। उसके बाद व्यक्तित्व संबंधी गुणों से होता है। व्यक्तित्व संबंधी गुणों से होता है। जिस व्यक्ति में अगर दादा में किसी प्रकार का गुण है, जैसे किसी चीज़ का गुण है दादा में, जैसे हल चलाने का गुण है, वो उसके पोते के अंदर भी आ सकता है। उसके बाद बात कर ले अनुवांशिकता का वाहक क्या होता है? अनुवांशिकता का वाहक होता है जीन। क्या होता है? जीन। अनुवांशिकता का वाहक क्या होता है? जीन होता है। अब जो है बात करेंगे, जीन में मुख्य रूप से दो जैविक अणु होते हैं। जीन में मुख्य रूप से क्या कितने अणु होते हैं? दो जैविक अणु होते हैं। ये आप लोग टेंथ में, नाइन्थ में भी पढ़े होंगे, जो बायो रखे होंगे, ट्वेल्थ में वो भी पढ़े होंगे इन सब के बारे में। तो जीन में मुख्य रूप से दो जैविक अणु होते हैं। कितने जैविक अणु होते हैं? दो। पहला डीएनए, दूसरा क्या होता है? आरएनए। पहला क्या होगा? डीएनए, दूसरा आरएनए। डीएनए का जो फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीरिबोन्यूक्लिक एसिड। क्या होता है? डीऑक्सीरिबोन्यूक्लिक एसिड। उसके बाद आरएनए का होता है रिबोन्यूक्लिक एसिड। क्या होता है? रिबोन्यूक्लिक एसिड। उसके बाद बात करेंगे 22 जोड़े क्रोमोसोम्स जो है, 22 जोड़े क्रोमोसोम्स जो है, 22 जोड़े क्रोमोसोम्स को ऑटोसोम्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 22 जोड़े क्रोमोसोम्स को ऑटोसोम्स भी कहा जाता है, तथा 23वें जोड़े को यौन क्रोमोसोम्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 23वें जोड़े को यौन क्रोमोसोम्स कहा जाता है। यौन क्रोमोसोम्स 23वें जोड़े को कहा जाता है। उसके बाद ग्रेगर जेनमेंडल के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं कि उन्होंने क्या बताया था, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। ग्रेगर जेनमेंडल ये जो है एक आनुवंशिक वैज्ञानिक है, जिन्होंने आनुवंशिकता का पता लगाया था। इसने मटर के पौधे के ऊपर प्रयोग किया था। किस पे? तो मटर के पौधे के ऊपर प्रयोग किया था। उसके बाद इसका जन्म जो है 20 जुलाई 1822 ईस्वी को हुआ। कब हुआ? 20 जुलाई 1822 ईस्वी को हुआ। इसका मृत्यु हुआ 6 जनवरी 1884 को। कब हुआ? 6 जनवरी 1884 को। ये कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? ये कहाँ के वैज्ञानिक थे? तो ये थे ऑस्ट्रेलिया के। कहाँ के? ऑस्ट्रेलिया के। कहाँ के वैज्ञानिक थे? ऑस्ट्रेलिया के। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में जानेंगे। तब तक यहाँ बात कर लेते हैं। इन्होंने कितने सिद्धांत दिए हैं? इन्होंने कितने सिद्धांत दिए हैं? तो दो सिद्धांत दिए, पृथ्वीकरण का सिद्धांत और उसके बाद स्वतंत्र छटाई का सिद्धांत। पृथ्वीकरण का सिद्धांत, स्वतंत्र छटाई का सिद्धांत। इसके बारे में, दोनों के बारे में बात करेंगे। उसके बाद आ जाएंगे क्रोमोसोम्स के
क्रोमोजोम्स पे, क्रोमोजोम्स के जोड़े में 3 असमानताएं पाए जाते हैं। कितने? तो 3 असमानताएं पाए जाते हैं। कितने? तो 3 असमानताएं पाए जाते हैं। किसमें? तो क्रोमोजोम्स के जोड़े में, क्रोमोजोम्स के जोड़े में 3 असमानताएं पाए जाते हैं। पहला होता है XO, दूसरा होगा XXY, तीसरा हो जाएगा XYY। कितना? तो तीसरा हो जाएगा XYY। ये भी आप लोग 12th में या 10th में 9th में पढ़े होंगे, बायो में आता है XO, XY, XXY और XY। ये जो है कोई बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा चैप्टर ही है। इससे क्वेश्चन भी नहीं आता है ज़्यादातर, 1-2 क्वेश्चन आता है, जैसे जॉन मेंडल के बारे में पूछ दिया, उसके बाद आनुवंशिकता एवं पर्यावरण के बारे में पूछ दिया कि किसका किसका योगदान ज़्यादा रहता है। यही ज़्यादातर जो है आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों होता है ऑप्शन में। जहाँ आप ऑप्शन देखिएगा आनुवंशिकता एवं वातावरण, तो इसमें आप चिन्ह लगा सकते हैं। ज़्यादातर 90% सही होता है। तो इसी से क्वेश्चन आता है आनुवंशिकता एवं वातावरण। कोई दे देगा कि मतलब आँखों का, ये आँखों का रंग वाला भी क्वेश्चन पूछा गया है सीटेट एग्जाम में। ज़्यादातर देखा जाता है कि मतलब आनुवंशिकता एवं वातावरण दोनों ऑप्शन में जो रहेगा वो 50-50 का योगदान दोनों का रहता है, तो वो ऑप्शन में आता है। तो चलिए अब हम बात करेंगे इसके ऊपर। मतलब क्रोमोजोम्स के जोड़े के 3 असमानताएं पाए जाते हैं। इसके तीनों के बारे में डिटेल्स में जान लेते हैं, ज़्यादा कोई चैप्टर बड़ा नहीं है। अब हम बात करेंगे एक्सो पर। किस पे? एक्सो पर। बताए थे कि 3 पार्ट्स होते हैं, उसके बारे में बताएंगे। एक्सो का मतलब हो गया देखने में महिला जैसी लेकिन महिला का गुण नहीं। देखने में महिला जैसी और महिला का गुण नहीं। क्या? देखने में महिला जैसी और महिला का गुण नहीं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? बाज या टर्नर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाज, या जिसे आम भाषा में लोग बाज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आम भाषा में बाज बोलते हैं, या टर्नर्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टर्नर्स, संलक्षण कहा जाता है। तो इसका मतलब हो गया जो स्त्री देखने में महिला जैसी होती है लेकिन उसके अंदर महिला का गुण नहीं होता है, उसे हम लोग बाज या टर्नर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? बाज या टर्नर्स कहते हैं। उसके बाद बात करेंगे XXY। XXY पे बात करेंगे। देखने में ये होता है पुरुष के अंदर। ये किसके अंदर होता है? पुरुष के अंदर होता है। कोई पुरुष ऐसा होता है जो देखने में पुरुष का जैसा रहता है लेकिन पुरुष का उसके अंदर गुण नहीं होता है। क्या होता है? उसके अंदर पुरुष का गुण नहीं होता है। तब वो जो है जिसे क्लाइनफेल्टर्स कहते हैं। किसे क्या बोलते हैं? जिसे क्लाइनफेल्टर्स बोलते हैं। देखने में पुरुष जैसा लेकिन पुरुष का गुण नहीं, देखने में पुरुष जैसा लेकिन पुरुष का गुण नहीं, जिसे क्लाइनफेल्टर्स स्वलक्षण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्लाइनफेल्टर्स स्वलक्षण कहा जाता है। XXY में जो पुरुष का जैसा रहता है, जो पुरुष के जैसे रहता है। किसके जैसा रहता है? जो पुरुष के जैसा रहता है और उसके अंदर जो है पुरुष का गुण नहीं रहता है, जिसे क्लाइनफेल्टर्स हम लोग को बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लाइनफेल्टर्स। उसके बाद बात करेंगे XYY पर। किस पे? तो XYY लिंग गुण सूत्र पर। किस पे? तो XYY लिंग गुण सूत्र पर। तो बात करेंगे इसकी असमानता जो है होने पर पुरुष अपराधी प्रवृत्ति के हो जाते हैं। जो इसमें जो है XYY में जब पुरुष के अंदर जो है इसमें समानता नहीं पाया जाता, ये असमानता हो जाती है, इसके अंदर वो चीज नहीं पाया जाता है, तो ये क्या हो जाता है? तो अपराधी प्रवृत्ति के हो जाते हैं। कि कौन सा प्रवृत्ति के हो जाते हैं? तो अपराधी प्रवृत्ति के हो जाते हैं। उसके बाद बात करेंगे प्रत्यागमन का नियम। प्रत्यागमन का नियम क्या कहता है? प्रत्यागमन का नियम क्या कहता है? जो आनुवंशिकता एवं वातावरण के चैप्टर में दिया गया है, प्रत्यागमन का नियम। तो उसके बारे में बात करना। इस नियम के अनुसार प्रतिभा संपन्न, क्या? प्रतिभा संपन्न माँ बाप के बेटे, प्रतिभा संपन्न माँ बाप के बेटे मंद बुद्धि, क्या होता है? मंद बुद्धि। प्रतिभा संपन्न माँ बाप के संतान मंद बुद्धि, और मंद बुद्धि माँ बाप के संतान प्रतिभा संपन्न होते हैं। मतलब एक दूसरे के अपोजिट है। क्या है? एक दूसरे के अपोजिट है। मतलब जिसका जो है माता पिता बुद्धिमान होगा, उसका बालक जो है, उसका बच्चा जो है वो हो जाएगा क्या? तो मतलब मंदबुद्धि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका नियम ये बताता है कि जिसका माता पिता प्रतिभा संपन्न होगा, मतलब हर एक चीज में जो है सारे चीज में हष्टपुष्ट होगा, शरीर में होगा हष्टपुष्ट, उसके बाद जो है नॉलेज में ज़्यादा जानकार होगा, हर एक चीज़ में जो है जानकार होगा, मतलब प्रतिभा संपन्न, मतलब हर चीज़ में प्रतिभावित हो गए, तो उसके माँ बाप के संतान जो है मंदबुद्धि हो सकते हैं। मंदबुद्धि हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? तो मंदबुद्धि हो सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे जिसका माता पिता जो है मंदबुद्धि रहते हैं, जिसका माता पिता जो है मंदबुद्धि रहते हैं, उनका संतान जो है प्रतिभा संपन्न होता है। क्या होता है? प्रतिभा संपन्न होता है। इसका नियम प्रत्यागमन का नियम ये कहता है। क्या कहता है? कि जिसका माता पिता
प्रतिभा संपन्न है, उसके बच्चे जो है मंदबुद्धि हो सकते हैं। और जिसका माता पिता जो है मंदबुद्धि होंगे, उनके बाल बच्चे जो हैं, बालक जो हैं, वो क्या हो जाएंगे, तो प्रतिभा संपन्न हो जाएंगे। तो ये प्रत्यागमन का नियम बताता है। उसके बाद बात करेंगे बालकों को समझने के लिए शिक्षक की भूमिका। बालकों को समझने के लिए शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए, क्या भूमिका होनी चाहिए बालकों को समझने के लिए, इसके बारे में बात करते हैं। अगर आप स्कूल में जाते हैं पढ़ाने के लिए, तो वो बालक को आप जानिए, परखिए कि वो क्या कहना चाहते हैं, उसके अनुकूल सोचिए, उसके अनुसार पढ़ाइए। उसको डांटना नहीं है, क्या करना है, उसको डांटना नहीं है। बालक को कभी भी आपको डांटना नहीं है, उसके अनुकूल सोचना है, उसके समाज के अनुकूल सोचना है कि उसके समाज में कैसा कैसा कल्चर है, क्या संस्कृति है, क्या रीति रिवाज है, क्या पहनावा है, उसी के अनुकूल आपको चलना है, ना कि दूसरे के अनुकूल। आप उसी के अनुकूल आपको उसको बताना है। जैसे बच्चों को एक जैविक प्राणी समझा जाए, क्या जैविक प्राणी समझा जाए, बच्चों को क्या समझा जाए, जैविक प्राणी, बच्चों को एक जैविक प्राणी समझा जाए। उसके बाद हर बच्चे की अपनी आवश्यकताएं, हर बच्चे की अपनी आवश्यकताएं एवं लक्ष्य होते हैं। क्या होते हैं, हर बच्चे के अपनी आवश्यकता एवं लक्ष्य होते हैं। हर बच्चे का अपना मन होता है कि हम ये ना ये करें, इस चीज़ में हमको मन लगता है। कोई बच्चा को ड्राइंग बनाने में मन लगता है, कोई बच्चा को मैथ बनाने में मन लगता है। तो आप उस पर फोकस नहीं कर सकते हैं, आप उसको बता नहीं सकते कि बेटा तुम ये ना ये करो, तो उससे क्या हो जाता है, उब जाता है। अगर किसी बच्चे को मन है कि वो ड्राइंग बनाएं, तो आप अगर उस पर फोकस कीजिएगा, ज़्यादा उसको डांटिएगा, दबाव डालिएगा कि आप मैथ बनाओ, तो उसमें जो है चीर का भाव उत्पन्न हो जाएगा। किसका, चीर का भाव उत्पन्न हो जाएगा। वो जो है उलबुलाने लगेगा। क्या हो जाएगा, उलबुलाने लगेगा, और बच्चा पढ़ने में उसको मन नहीं लगेगा। तो जैसा बच्चा सोचता है, उसी के अनुकूल आपको पढ़ाना है, उसी के अनुकूल आपको बताना है। क्या करना है आपको, बच्चे का समाज एवं मनोवैज्ञानिक वातावरण को जाने, जिनका वो हिस्सा है। बच्चे के समाज को जानिए, उसके बाद उसका वातावरण का जानिए कि वहाँ का वातावरण क्या है, तो उसके अनुकूल जो है बच्चा को बताना है। ये हुआ शिक्षक की भूमिका। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसी तरह के टॉपिक के लिए जो है बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, ताकि हम कोई वीडियो अपलोड करते सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और आप इस सीटेट का तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़िए और मज़े से तैयारी करेंगे बढ़िया तरीके से। तो ये तो 3rd चैप्टर का था। मिलते हैं अगले क्लास में 4th चैप्टर में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।